गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मीनू रानी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज होडल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि जब हम ये जानते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, और उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी 21st सेंचुरी का कंसेप्ट है, इससे पहले कभी ये कंसेप्ट नहीं रहा। इट इज नॉट लाइक दैट। फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा से चलती आई है, लेकिन उसके स्वरूप या रूप की जिसकी हम बात करें वो बदलते रहे हैं। हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वित्तीय नियोजन। हम ये जानना चाहते हैं कि संस्था के अंदर किस तरीके से फाइनेंस को प्लान किया जाए, व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी देयर। क्योंकि देखिए बिजनेस के अंदर फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना पैसे के कोई भी बिजनेस नहीं होता। व्यापार के अंदर पैसे का लेन देन होगा, पैसे से ही आपका व्यापार चलेगा। सो द वे यू हैव टू मैनेज, द मैनेजमेंट हैव टू मैनेज, ठीक है, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के दो कंसेप्ट है। सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो है आपका नैरो कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट है आपका ब्रॉडर कंसेप्ट। जब हम नैरो कंसेप्ट की बात करते हैं तो नैरो कंसेप्ट का मतलब जो एक पुरानी विचारधारा थी, वो पुरानी विचारधारा ये कहती थी, उसमें दो स्कॉलर्स टाइप्स डिवाइडेड थे। फर्स्ट स्कॉलर्स टाइप यूज्ड टू से कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है दैट इज रिलेटेड ओनली अबाउट कि भाई हम फ्यूचर को प्लान करें, वी शुड फोरकास्ट कि फ्यूचर में हमें इतने पैसे की जरूरत होगी और हमें इतना पैसा अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिएगा। लेकिन उसी में एक और जो दूसरे स्कॉलर्स थे वो ये कहते थे कि बेसिकली आपकी फाइनेंस की आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वो वित्तीय है, जो आप फाइनेंस प्लान कर रहे हो, जो पैसा है वो आपका कहाँ से, किन किन सोर्सेज से आप इकट्ठा करेंगे। मतलब उसमें कौन से कंसेप्ट होंगे हमारे कि पहले तो ये सोचना कि हमें फ्यूचर के लिए कितना पैसा चाहिए और जो पैसा चाहिए वो हमें कहाँ से इकट्ठा करना है। सो दैट वाज द हमारा नैरो कंसेप्ट। लेकिन जब हम ब्रॉडर कंसेप्ट की बात करते हैं तो आज के डेट में ब्रॉडर कंसेप्ट के अंदर बहुत कुछ चेंजेस और बदलाव आए हैं। वो केवल वही तक सीमित नहीं है कि हम सिर्फ ये जानना चाहें कि बेटी हमें कितने की जरूरत पड़ रही है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। उसमें हमें ब्रॉडर कंसेप्ट जो है हमारा, ब्रॉडर कंसेप्ट क्या कहता है? ब्रॉडर कंसेप्ट हमारा कहता है कि हमें सबसे पहले तो किसी भी बिजनेस को ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपकी कितनी होने वाली है। और होने वाली से मतलब वी आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। हम फ्यूचर के लिए हम प्लान कर रहे हैं, वी आर फोरकास्टिंग आवर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द बिजनेस। ओके, सेकंड इसमें आपका आता है कि वी शुड नो, या हम डिटरमाइन करें कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक वर्ड आया कैपिटल स्ट्रक्चर। यू शुड नो द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूंजी से होता है, और पूंजी में कितने आप जो इकट्ठा करेंगे पैसा या जो पूंजी इकट्ठी होगी वो कितना प्रोपोर्शन आपका शेयर से इकट्ठा होगा, कितना प्रोपोर्शन आपका डिबेंचर से इकट्ठा होगा, कितना आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के करेंगे, इस प्रोपोर्शन को डिफाइन करना कहलाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पॉलिसी। किसी भी संस्था का एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो उसको किसी दूसरे से अलग बनाती है वो बनाती है उसकी पॉलिसीज। ओके, मतलब वहां पर डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को किस तरीके की पॉलिसीज से साउंड और मेंटेन करके चलती है, जिससे कि उसने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट इसमें आपका होता है फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन द यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। देखिए फाइनेंशियल कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। फंड्स इकट्ठा करना इज द टफेस्ट जॉब, और उस फंड को सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना, सही तरीके से यूटिलाइज करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट मोटिव है वो बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़े, उसका एक्सपेंशन हो। ये किसके अंदर आता है? आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। If we know how to collect money, how to collect the capital, then every management should also know that how to realize, how to utilize that fund properly for the benefits of the organization. और ये किसका पार्ट आता है हमारा? ये हमारा पार्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद अब हमें ये तो हो गए हमारे दोनों कंसेप्ट
बाद आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों की जाती है, मतलब क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, सारी चीजें हम कर रहे हैं, प्लानिंग भी हमारी होती है, तो व्हाई डू वी नीड दैट? सो द ऑब्जेक्टिव्स आर, सबसे पहली बात है हमारे पास में कि आपको एडिक्वेट फंड्स होनी चाहिए। देखिए इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग फंड देन एटलीस्ट यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, डू वी हैव द एडिक्वेट फंड? देखो पैसा तो चाहे पूरी दुनिया का भी आ जाए वो भी आप एडिक्वेट नहीं कह सकते, लेकिन संस्था के साइज के हिसाब से, बिजनेस के साइज के हिसाब से इट इज टू बी डिसाइडेड कि क्या हमारे पास एडिक्वेट फंड है, हमारे पास इनफ सफिशिएंट फंड है जिससे हम अपनी संस्था का काम कर सकें। यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है विच ऑलवेज नीडेड टू बी रिमेंबर। ना तो कभी एक्सेस में फंड होना चाहिए जिससे कि वो एक्सेस वाला जो फंड है वो हमारा आइडल पड़ा है, विच इज ऑफ नो यूज, विच इज नॉट गिविंग अस एनी काइंड ऑफ रिटर्न। पैसा है बट पैसा इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, सो दैट इज आल्सो ऑफ नो यूज, ठीक है। इन द सेकंड सेंस देयर शुड आल्सो नॉट बी द डेफिशिएंसी ऑफ द फंड। हमें पैसे की जरूरत है बट वी आर नॉट हैविंग फंड, तो उसमें भी क्या हो गया, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगी, हमारी जीरो। सो फाइनेंशियल प्लानिंग शुड नॉट बी जीरो। Financial planning should be like this, that we should arrange and organize the enough capital for the running, for the smooth running of the business, so shall there should be adequate funds, not in the excess and not in the deficiency। ना तो कम होने चाहिए और ना ही हमारे ज्यादा फंड्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है वी नीड फंड, हम शेयर्स इशू करके फंड ऑर्गेनाइज कर सकते, अरेंज कर सकते हैं, लेकिन कौन से फंड्स को अरेंज करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी। जब हम शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स इज नॉट लाइक दैट टुडे द मैनेजमेंट हैज प्लान्ड जस्ट इन अ मीटिंग टू इशू द शेयर्स एंड विद इन द 5 मिनट्स द शेयर्स हैज बीन इशूड, नो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसके साथ साथ आपको प्रोस्पेक्टस इशू कराने पड़ते हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपको लिस्ट कराना पड़ता है, देयर आर नीड टू बी मेनी मोर फॉर्मेलिटीज एंड एवरी फॉर्मेलिटी आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कॉस्ट मनी, हर चीज का पैसा लगता है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितनी कम होगी उतना प्रॉफिट्स हमारे ज्यादा होंगे। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होगी तो वो जो हमारे पास कैपिटल अरेंज होकर के आएगी उसमें से आधे से ज्यादा तो कॉस्ट ही लग जाएगी, देन व्हाट विल बी द यूज ऑफ दैट। सो इट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर इन टाइम कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम कैसे रखा जाए। तो उसमें वो क्या करते हैं, प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं। प्रोपोर्शन कैसे डिसाइड करते हैं कि इतना प्रोपोर्शन हम इक्विटी के लिए रखते हैं, इतना प्रोपोर्शन हम कैपिटल अरेंज करेंगे प्रेफरेंस शेयर से, इतना हम प्रोपोर्शन डिबेंचर से, या इतना हम लोन लेंगे, ये सारी चीज उसके अंदर डिसाइड होती है। नेक्स्ट टॉपिक उसके अंदर आता है फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। Capital structure should be flexible and it can be changed according to the time, according to the uses and according to the situations prevailed in the market. Sometimes it happens कि loans के जो loan है वो मार्केट के अंदर हमारे जो हमारी RBI है गाइडलाइंस जो डिसाइड करती रहती है उसके अकॉर्डिंगली कई बार उसके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाते हैं और कई बार उसके इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो जाते हैं। सो अगर उसके इंटरेस्ट रेट लो है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना महंगा पड़ रहा है तो डेफिनेटली और बिजनेस मैनेजर्स जो है किधर की तरफ जाएंगे, लोन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनको लोन सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पर शेयर्स को इशू करने पर हमें ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है तो हम लोन की तरफ कम जाएंगे और शेयर्स इशू करने पर ज्यादा फोकस करेंगे। सो द थिंग इज इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द यूज, कि ये देखा जाए कि कभी भी जरूरत पड़ने पर वो कैपिटल स्ट्रक्चर इतना रिजिड नहीं होना चाहिए दैट वी कुड नॉट अफोर्ड टू चेंज, दैट शुड बी अफोर्डेबल टू द चेंज। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपलिसिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होना चाहिए, विच शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल दैट दिस इज द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, this much belongs to the equity share, this much belongs to the preference shares, this much belongs to the debentures, this much belongs to the bond or the certificates of deposits, this much belongs to the हमने जो इन्वेस्टमेंट्स जो हमने बाहर से हायर की, इज इट क्लियर, जिनको आप कहते हो लॉन्ग टर्म लोन्स कह लो, शॉर्ट टर्म लोन्स कह लो, या कुछ भी आप कह सकते हैं, इज इट क्लियर। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब क्वेश्चन आता है, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग हम बार-बार कह रहे हैं, बट द फाइनेंशियल प्लानिंग्स आर टू बी देयर। कैसे होती है फाइनेंशियल प्लानिंग? सो फाइनेंशियल प्लानिंग्स जो हमारी होती है, ये सिंस 11th यू आर स्टडीइंग दैट
हमारी 3 तरीके की होती है मेन फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस के अंदर। फर्स्ट हमारी होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा ध्यान रहे आपको, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारी होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि 1 साल से कम समय के लिए की जाती है। इसमें जो हमारी आता है, हमारा आता है बजट। आप सभी जानते होंगे बजट संस्था के लिए कब बनाया जाता है, बिजनेस के लिए हर साल नया बजट बनता है। और बजट कितनी देर के लिए बनता है, 1 साल के लिए बनता है। इन दैट वी यूज्ड टू डिसाइड कि हम कितना पैसा अरेंज करेंगे, उसमें से हम कहाँ एक्सपेंड करेंगे, यही होता है ना बजट। जैसे हमारी गवर्नमेंट राज्यसभा में अनाउंस करती है, सॉरी राज्यसभा में करती है, कहाँ करती है, तो वहां पर अनाउंस करती है, लोकसभा में अनाउंस करती है कि भाई वित्त मंत्री ने बताया कि हमने इस साल का बजट हमने ये रखा है और हम इस पर हम ये वाला खर्च करने वाले हैं। The same thing happens with the business also. The 1 year, less than 1 year planning used to be done, and it is done for the budgeting of the organization. कि कहाँ से पैसा इतना इकट्ठा होगा और उसको हमने इस चीज पर फोकस करके हमें खर्च करना है, और इसके लिए हमें अरेंज करना है। खर्च तो देखो बाद में होगा, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी आती है मीडियम टर्म प्लानिंग। मीडियम टर्म प्लानिंग जो होती है दैट यूज्ड टू बी more than 1 year but less than 5 or 7 years। ये किसके लिए होती है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ, ठीक है, एवरीथिंग इज यूज्ड टू बी रनिंग, मशीनरी भी खराब होती है, कुछ ऑब्सोलीट हो जाती है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसर्च करनी पड़ती है। R&D में और मेंटेनेंस के लिए जो हमें खर्चे मैनेज करने होते हैं, अपने आप को बिजनेस को अपने आप को हमेशा साउंड रखना होता है, दैट इज नॉन एज द मीडियम टर्म प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग व्हिच इज मोर देन द 5 और 7 इयर्स। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनका मेन फोकस कहाँ होता है, उनका मेन फोकस होता है टू एक्सपेंड द बिजनेस। मींस दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट टुडे, they are not just even thinking about tomorrow, they may be taking ahead for the years or 10 years or decades। means उनका एक पर्सपेक्टिव होता है कि हम 10 साल बाद अपनी संस्था को इतना एक्सपेंशन में चाहते हैं, तो वो एक्सपेंशन एक दिन में तो होता नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट यू आर स्लीपिंग एट होम और सुबह आप महल में उठते हो, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। वी हैव टू प्लान फॉर दैट, ओके। तो कोई जादू की झप्पी यहाँ पर नहीं घुमाई जाती, उसके लिए प्लान करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। उनके लिए जो फंड्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज देम, हाउ टू अरेंज देम, हाउ टू मैनेज देम, ये जो एक बहुत बड़े लेवल की प्लानिंग होती है, जो किसी भी संस्था के लिए बहुत अहम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज नॉन एज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। सो 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। शॉर्ट टर्म is required for the working capital for the day-to-day expenses of the business, medium term for the maintenance of the business, ठीक है, and long term is for the expansion of the business। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल अलग डिफाइन करनी है। ये हमारी आ गई टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि एक हम फाइनेंशियल प्लानिंग कह रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है ये बात होगी। अब बात आती है फाइनेंशियल प्लानिंग होनी कैसे चाहिए, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फायदे में रहे, इसका फायदा उठा पाए, वो कैसी होनी चाहिए। हमारी साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे फर्स्ट है बहुत सिंपल होनी, मतलब इतना भी सिंपल नहीं, दैट शुड हैव अ सिंपलिसिटी, मींस इट इज इजीली डिफाइनेबल कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंशियल मैनेजर्स ने किस किस का कितना कितना पार्ट रखा है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। हाउ मच कैपिटल शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम द equity shareholders by issuing the equity shares, by issuing the preference shares, by issuing the debentures, और have some borrowings। हम जो इन्वेस्टर मतलब बाहर से लेंगे, हम लोन लेंगे, उनसे हम कितना अरेंज करेंगे, तो इसका प्रोपोर्शन बड़ा ही तरीके से डिफाइन होना चाहिए, so that means it should be simple। Second thing, foresighted, again and again you just have to keep in your mind, just you have to keep in your mind that whenever we are talking about the financial planning, that means we are talking about the future, we are talking about the foresightedness। मतलब अगर आप भविष्य को देख तो नहीं सकते, लेकिन आप भविष्य की कल्पना करके, कल्पना आज के बेसिस पर करके उसके लिए अपने आप को तैयार करना इज नॉन एज द फोरसाइटेडनेस, और वही फाइनेंशियल प्लानिंग का काम। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ
सोर्स ऑफ, अभी बताया मैंने आपको, ऑप्टिमम यूज ऑफ फंड्स होना चाहिए, ना तो फंड हमारे पास एक्सेस में आने चाहिए जो बेकार पड़े रहे, और ना ही फंड्स की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई हैव टोल्ड यू इवन इन द अदर लेक्चर्स आल्सो कि इफ यू हैव अ कार, इफ यू हैव अ बिग कार बट यू डोंट हैव मनी टू fill the fuel in that, so that is of no use for you, isn't it? आपके पास बड़ी कार है, पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, तो वो बड़ी कार आपकी किसी काम की नहीं है। The same thing happens, you have a lot of funds, but if you are not arranging them properly for the day-to-day functioning, तो उसका, उस फाइनेंशियल प्लानिंग का भी आपका कोई फायदा नहीं रहेगा। डे टू डे के काम भी चले, फ्यूचर के लिए भी ऑर्गेनाइज करके रखें, और वहां पर ऑप्टिमम यूज और ऑप्टिमम बेनिफिट्स उसका नियर फ्यूचर में दिखाई दे। ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का, अगर होती है ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिकल। हमने यहाँ पर बात की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, दैट शुड बी इकोनॉमिकल। उसका हमारे पास ऐसा ना हो कि पैसा अरेंज करने में ही इतना पैसा खर्च हो जाए, मतलब कैपिटल अरेंज करने में ही इतनी कॉस्ट आ जाए कि वो कैपिटल हमारे उतने काम की ना है, ठीक है। मतलब अगर हमारी कैपिटल की कॉस्ट कम आएगी, देन डेफिनेटली वी विल हैव मोर फंड्स टू यूटिलाइज। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कंटिजेंसीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिजेंसीज की जो हम बात करते हैं। हम फाइनेंशियल, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यू आर कॉमर्स ग्रेजुएट, गोना टू बी कॉमर्स ग्रेजुएट, उसमें एक बात हमेशा आती है, नेवर एवर बी हैप्पी फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स। कभी भी फ्यूचर बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स के लिए खुश मत हो, लेकिन फ्यूचर में आने वाली किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार हो। यही कहते हैं। Same thing happens with the financial planning also, that maybe we are not happy, we are not getting happy for the future benefits, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास हमेशा इतने फंड्स होने चाहिए कि अगर कभी जरूरत पड़े, कोई कंटिजेंसीज अचानक से आ जाए, कोई अचानक से कोई आपदा आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो संस्था के पास उतने पैसे होने चाहिए, उतनी कैपिटल का अरेंजमेंट होना चाहिए कि उस कंटिजेंसी से निपटा जा सके। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है एडिक्वेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल। देखिए कंट्रोल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इफ देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नो फ्यूचर, ठीक है। हर उसके ऊपर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा, कैपिटल अरेंज की गई, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर ये चेक नहीं किया गया, द वे वी हैव प्लान, इज इट गेटिंग अ प्रॉपर फॉलो अप, क्या वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या यूज रहा? कोई यूज रहा उसका कोई यूज नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुटेबल टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Every person has a different identity. In the same way, every organization has a different capital structure. उन सबका एक different सिस्टम होता है, different policies होती है, काम करने का अपना different तरीका होता है, उनको चलाने वाले लोगों की मेंटलिटी, सोच, उनका तौर तरीका क्या होता है? अलग होता है। So it should be defined, it should be properly defined and designed कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर हमें क्या सूट करेगा। देखिए अगर कोई संस्था, बहुत इसका बहुत दो शब्दों में अगर मैं डिफाइन करूं, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो जिसका डे टू डे का बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि उसको जो पैसे का फ्लो है वो आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, मतलब उसको पैसे के फ्लो की कोई भी टेंशन नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसे का फ्लो लगातार चलता रहता है, अगर वो पैसा इंटरेस्ट पर लेते हैं, लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रीजन है उनके पास पैसे का फ्लो इतना अच्छा है कि दे कैन मैनेज। लेकिन अगर कोई संस्था ऐसी है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऐसा है जिसमें पैसे का फ्लो इतना नहीं है, कभी सीजनल फ्लो आता है, तो वहां पर उसके लिए चिंता की बात क्या होगी कि हम टाइम पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल स्ट्रक्चर की भी अगर बात करें तो हमारी फंक्शनिंग कैसी है संस्था की, हमारा साइज कैसा है, ये सारे फैक्टर्स इस बात को डिसाइड करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो किस तरीके की होगी। ओके, अब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या है, मतलब कैसे की जाती है। उसमें सबसे पहले हम
फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। एक टाइम पर एक फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करेंगे, अगर हम बहुत स्टार्टिंग स्टेज की बात करें, हम शॉर्ट टर्म लोन के लिए बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, हम मीडियम टर्म के लिए बात कर रहे हैं, या हम लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए, हम रिसर्च के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, हमें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस चाहिए, या हमें नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए फाइनेंस चाहिए, या पुरानी मशीनरीज को डिस्कार्ड करके नई मशीनरीज लाने के लिए चाहिए। मींस देयर मे बी अ डिफरेंट पर्पस ना, देयर मे बी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। सो फॉर दोस डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स यू शुड डिसाइड कि हमारी अपनी जरूरत है कौन सी। सेकंड उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द पॉलिसी। आपको ये पता चल गया कि आपको फाइनेंस किसके लिए चाहिए, अब आप क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। पॉलिसीज क्या होती है, जो पॉलिसीज होती है हमेशा गाइडलाइंस। ये वो गाइडलाइंस होती हैं जो ये बताती हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि पैसा अरेंज करना है, कैपिटल अरेंज करनी है, बट इस तरीके से करनी है। अगर ये पॉसिबल है देन ओनली यू कैन गो थ्रू दैट। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी उस चीज को अलाउ नहीं करती। तो वो गाइडलाइंस डिसाइड करना, वो पॉलिसीज डिसाइड करना कि किस प्रोसेस से, किस वे से आप फाइनेंस को अरेंज करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोसीजर। आपने एक प्रॉपर प्रोसीजर बता दिया। प्रोसीजर देखिए, जैसे राइट नाउ यू आर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज, देयर यूज्ड टू बी अ प्रोसीजर। इट इज नॉट लाइक दैट यू हैव वेंट टू द ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस की मुझे एडमिशन लेना है। इज इट सो? नो, इट इज नॉट सो सिंपल। ठीक है, एवरी ऑफ द थिंग हैज अ प्रोसीजर व्हिच नीडेड टू बी फॉलोड अप। वहां पर फाइनेंशियल प्लानिंग को अप्रूव कौन करेगा, पहले किससे परमिशन लेनी होगी, फिर उसके बाद में कितने दिनों के अंदर अंदर आपको ये ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा या कैपिटल को अरेंज करना पड़ेगा। जो सब बातें डिसाइड की जाती है वो हमारी क्या होती है, हमारा प्रोसीजर। अब बात इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है उसमें हमेशा मैंने इससे पहले भी बताया आपको, प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज मैंडेटरी टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन अरेंजिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग। रीजन, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो चाहते हुए भी जो बदलाव ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिटेड हो सकते थे वो बेनिफिटेड नहीं हो पाएंगे, और संस्था के लिए फायदे के लिए काम किया जाता है, नुकसान के लिए नहीं किया जाता। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इकोनॉमी के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी डिप्रेशन आ सकता है, कभी भी इन्फ्लेशन आ सकता है, उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। राइट नाउ द कोविड टाइम इज गोइंग ऑन, आई होप यू वुड ऑल सी कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई, सैलरीज नहीं है, तो उससे पहले जो 2-4 लोग आप लोगों को पैसे अगर मान लीजिए अरेंज करके दे भी देते थे, राइट नाउ दे आर हार्ड, ठीक है, दे आर इन हार्ड टाइम्स, सो वो शायद आपको नहीं दे पाएंगे। द सेम थिंग मे हैपन इन द बिजनेस आल्सो, दैट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन इकोनॉमी, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन फैक्टर्स। फैक्टर्स आपके दोनों तरीके के होते हैं। अच्छा, यहाँ पर फैक्टर की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं? आपके दो फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर होता है आपका इंटरनल फैक्टर और एक आपका फैक्टर होता है आपके एक्सटर्नल फैक्टर। जब हम इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं तो इंटरनल फैक्टर में आता है आपका बिजनेस का साइज। जितना बिजनेस का बड़ा साइज होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। कैपिटल की जो उसकी बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी फार साइडेडनेस, अगर मैनेजमेंट रिस्क लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो फाइनेंस को अरेंज करने के लिए आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा ध्यान देगी। हो सकता है वो रिस्क ज्यादा लेना चाहती है, कैपिटल को एक्सपेंड करना चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे फंड्स बोरो करेगी और लॉन्ग टर्म लोन लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी। लेकिन अगर संस्था का मानना ये है कि जितना कमाओ आप उसमें से बचा कर के ही उसको आप यूज करें, तो वहां पर वो अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है कि और कौन से हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं कि मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर देखिएगा, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की अगर हम बात करें कि कंपनी क्या करती है, उधार पे लेना पसंद करती है या नगद पे लेना पसंद करती है सामान को खरीदने का। क्योंकि आप देखिए कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट होता है ना। कैपिटल का मतलब जिससे आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो फिक्स्ड एसेट्स में जाकर के आपका इन्वेस्ट होता है। अब वो फिक्स्ड एसेट्स में अगर सारा खर्च कर दिया जाएगा तो बाकी खर्चे कैसे निकाले जाएंगे? तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि हम किस तरीके से फिक्स्ड एसेट्स को अरेंज कर सकते हैं। वो हमें अगर लीज पर
सस्ती पड़ती है, लीज पर फायदेमंद पड़ती है तो हम लीज पर लेंगे, रेंट पर फायदेमंद पड़ती है तो हम रेंट पे लेंगे, और खरीदने पर अगर फायदेमंद पड़ती है तो हम खरीदने पे लेंगे। उसमें दूसरा ऑप्शन आता है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर ओल्ड मशीनरीज या ओल्ड फिक्स एसेट्स को यूज किया जा सकता है, लेकिन ये ओल्ड मशीनरीज की अगर हम बात करें, ये केवल उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिटेड रहता है जहां पर नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी नहीं आती। आप फोन की अगर बात करें, फोन में डेली टेक्नोलॉजी नहीं चेंज आती है, कंप्यूटर्स की आप बात करें डेली नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जहां पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत जल्दी नहीं पड़ता, केवल आप वहीं पर पुरानी मशीनरीज को खरीद करके अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि अगर कहीं से हमें कंसेशनल रेट पर फिक्स एसेट्स मिल रही है, कंसेशनल रेट समझते हो, like there are many of the vendors available in the market to provide the fixed assets, and कोई 5% कंसेशन दे रहा है, कोई 10% दे रहा है, कोई 20% कंसेशन दे रहा है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि कहां से हमें कंसेशन रेट पर हमें वो एसेट्स को एक्वायर करना आसान रहेगा। So these are the internal factor, and when we are talking about the external factor, तो देखिए इसमें एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका जनरल इकोनॉमिक आउटलुक। अगर कोई इकोनॉमी डिप्रेशन से अभी उभर रही है, जैसे हमारे देश को अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर ईगर टू बी डेवलप्ड एंड दे आर रेडी टू हैव मोर रिस्क, वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए इंटरेस्टेड है। जहां पर इकोनॉमी आपकी डिप्रेशन से उभर रही होगी या डेवलपिंग स्टेज में चल रही होगी, वहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है विद अ ग्रेट रिस्क फैक्टर। दूसरा आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज बार बार आ रहा है तो कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए, मार्केट शेयर में बने रहने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको जल्दी बढ़ती और घटती रहेगी। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अफेक्ट करते हैं कि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन ज्यादा है देन डेफिनेटली R&D डिपार्टमेंट हमेशा एक्टिवेट रहेगा। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च हमेशा पैसे के साथ होती है। रिसर्च एक कॉस्टली पर्पस होता है जो हमारा इसीलिए मीडियम टर्म में आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके रिगार्डिंग में अगर कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन को फेस करना है, कंपटीशन में बने रहना है, और आज के डेट में कंपटीशन को कहा जाता है कट थ्रोट कंपटीशन, गलाकाट प्रतियोगिता, तो उसमें बने रहने के लिए फाइनेंस की हमें, कैपिटल की हमें ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट उसमें हमारे पास आता है कि अगर कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस देखिए, इफ अ कंज्यूमर इज गेटिंग सेम थिंग इन लेस अमाउंट ऑफ डिफरेंट ब्रांड विद द सेम फीचर्स एंड फंक्शंस एंड द सेम सेटिस्फैक्शन लेवल, तो कंज्यूमर दूसरे ब्रांड की तरफ बहुत आसानी से स्विच ऑन हो जाएगा। तो कंज्यूमर आपके ब्रांड से दूसरे उस पर स्विच ऑन ना करे, उसके बने रहने के लिए हमें टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बदलाव लाना रहना पड़ता है, नयापन रखना पड़ता है, और वो सब चीजें हमारी उसके लिए कीमत जो मांगती हैं, उसके लिए जो कैपिटल अरेंज होती है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट इज ऑल्सो अ बिग एक्सटर्नल फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें, इसमें एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी किस लिए होती है, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। आई हैव टीच यू इन कॉस्ट अकाउंटिंग, आई हैव टोल्ड यू दैट कि स्टॉक ना तो एक्सेस में होना चाहिए कि भाई आपका स्टॉक यूज ही नहीं हो पा रहा, इतनी आपकी प्रोडक्शन नहीं है और स्टॉक भर लिया गया, और ना ही इतना कम होना चाहिए कि जब भी आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करें आपको बार बार मार्केट से मंगाना पड़े। सो स्टॉक को एडिक्वेटली मेंटेन करने के लिए भी हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा होता है फॉर रिसीवेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीवेबल्स की देखिए बात करें, ऐसा नहीं मैं कहती कि 100% ऑर्गेनाइजेशन सेल पर सेल करती है, मतलब जो क्रेडिट पर सेल करती है, उधार भी बिकती है और नगद भी बिकती है, बट डिपेंड्स अपॉन कि हर संस्था की एक अलग अलग पॉलिसी होती है कि वो कितने दिन का उधार खाता रखती है। अगर एक संस्था, आज आप देखिए, अगर एक संस्था ने 1 जनवरी को सामान बेचा और उसकी जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि 30 दिन के अंदर अंदर उसका उधार वापस आ जाना चाहिए, तो क्या मतलब हुआ, बेका 1 जनवरी को, रिसीव आपको 1
फरवरी को होगा या 31 जनवरी को होगा, यही होगा। कहने का मतलब सामान के बेचने के बावजूद 30 दिन तक संस्था को ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ेगा कि उसके पास वर्किंग कैपिटल की कमी नहीं पड़े, कि इसके अपने काम काज हो जाए। ओके, नेक्स्ट इसमें डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए भी होना होता है। और जब हम कंटिजेंसी की बात करते हैं, कंटिजेंसीज की, तो कंटिजेंसी मतलब वो आपदाएं जो बिना बताए आती हैं। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नेसेसरीली have some arrangement always with the business, and that comes under the head of the working capital requirement. I hope you all will understand the financial planning in the financial management.